हाँ तो प्यारे छात्रों, हम आपको आज जो पढ़ाएंगे वो है बीए पार्ट प्रथम वर्ष और पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन। यानी आपका जो पेपर का जो नाम है सेकंड पेपर का, उसका नाम है भारत में लोक प्रशासन और सेकंड सेमेस्टर में ये है। और जो आज हम जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक का नाम है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। मुगल कालीन या मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, मुगल काल के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले हम आपको ये बात करेंगे कि मुगल कौन थे, ये कहाँ से आए थे, ये भारत में कब आए थे और भारत के अंतर्गत आकर के इन्होंने किस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था का जो प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवस्था स्थापित की थी। तो आपको मैं बता देता हूँ, भारत में बाबर ने भारत में बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद और उन्होंने अपना भारत में आकर के शासन स्थापित किया। अपना शासन स्थापित करने के बाद उन्होंने जो मुगल कालीन व्यवस्थासन की जो व्यवस्था रखी वो केंद्रीय से लेकर के और ग्रामीण स्तर की इस तरह की उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ज़्यादातर जो नाम है वो अरबी और फारसी भाषाओं के मिश्रित शब्द है। और जो बाबर आया था वो भारत में 1526 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1526 ईस्वी में आया था। और उसमें जो मुगल साम्राज्य शहंशाह को राजकार्यों में सहायता प्रदान करने का काम करता था। मुगल प्रशासन में राजशाही पर आधारित मुस्लिम राज्य था। मुगल शहंशाह को राजकार्यों में सहायता करने हेतु उन्होंने अनेक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। उसमें अनेक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और जो शासन का जो प्रमुख होता था वो होता था शहंशाह। जो शासन का प्रमुख होता था वो कौन होता था? शहंशाह हुआ करता था। अब इस तरीके से उसकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें ये स्तर थे। उसमें कौन से स्तर थे? ये स्तर थे। सबसे बड़ा जो स्तर था उसको बोलते थे केंद्रीय स्तर, यानी केंद्रीय स्तर। और जो केंद्रीय स्तर पर दूसरा स्तर होता था उनका राजस्व लेवल, जिसको बोलते थे सूबा स्तर। और जो तीसरा होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको बोलते थे सरकार। और जो चौथा जो स्तर था जो बोलते हैं तहसील स्तर पर, वो था परगना। और परगना के बाद जो होता था गांव का स्तर, जिसको मावडार या नगर कहा जाता था। इस तरीके से ये मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर थे। अच्छा, और इस स्तर पर 4 तरीके के स्तर थे: केंद्रीय, प्रांतीय, जिला स्तरीय, तहसील और मामला। उनको इस नाम से जाना जाता है। केंद्रीय स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसमें जो सब प्रमुख होता था, शासन में जो प्रमुख होता था, उसे शहंशाह कहते थे। उसे क्या कहते थे? शहंशाह या बादशाह। शहंशाह या बादशाह। और जो होता था वो दरबार का प्रमुख होता था। यानी केंद्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो शहंशाह होता था या बादशाह होते था। और शासन व्यवस्था का मुख्य प्रशासक होता था। फिर उसकी केंद्रीय स्तर पर उसको सहायता देने के लिए अनेक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अनेक अधिकारी क्या किए गए थे? नियुक्त किए गए थे। उनमें जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे राजा को प्रशासनिक सहायता में सहयोग करने के लिए, उनमें जो सबसे बड़ा होता था उसे बोलते थे वजीर। उसे क्या बोलते थे? वजीर। और जो वजीर होता था वो उसकी स्थिति प्रधानमंत्री के समान हुआ करती थी। उसकी जो स्थिति हुआ करती थी वो किसके समान हुआ करती थी? प्रधानमंत्री के समान। जिस तरीके से ये शहंशाह राजा हो गया या बादशाह हो गया, तो उसका जो सबसे वरिष्ठ जो मंत्री होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे। यानी प्रधानमंत्री के स्तर का जो सलाहकार होता था उसे कहते थे वजीर। इसी तरीके से वजीर के बाद जो नंबर आता है, एक आता है उप दीवान। दूसरे स्तर पर कौन सा आता है? दीवान, केंद्रीय स्तर। और जो दीवान होता था वो उप मंत्री के रूप में कार्य करता था। वो किस रूप में कार्य करता था? उप मंत्री के रूप में कार्य करता था।
और प्रांतों में इसी तरीके से एक होता था मुसरिफ, एक कौन होता था मुसरिफ, और जो मुसरिफ होता था उसे मुसरिफ होता था, और मुसरिफ के बाद एक होता था मुस्तबी, एक कौन होता था मुस्तबी, और जो मुस्तबी होता था उसको मुस्तबी होता था, और मुस्तबी के बाद होता था मीर बख्शी, यानी एक प्रकार के सेनापति। कौन होता था सेनापति। इसके बाद होता था उलेमा, उलेमा होता था धर्मगुरु, उलेमा कौन होता था धर्मगुरु। और जो काजी होता था वो होता था न्यायाधीश के साथ, वो कौन होता था न्यायाधीश। इस तरीके से केंद्रीय स्तर पर यानी मुगल कालीन के समय, मुगल कालीन या मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर ये अधिकारी हुआ करते थे। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था शहंशाह। शहंशाह को सहायता देने वाले कौन होते थे वजीर, दीवान, मुशर्रिफ, मुस्तवी, मीर बख्शी और उलेमा, और ये होता था काजी, काजी। इस तरीके से ये शहंशाह को केंद्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था में सहयोग करते थे। इनों की जो नियुक्ति की जाती थी वो सम्राट के द्वारा की जाती थी, यानी शहंशाह के द्वारा की जाती थी, बादशाह के द्वारा की जाती थी। फिर इसी तरीके से ये केंद्रीय शासन व्यवस्था होती थी। ये कौन सी होती थी केंद्रीय शासन व्यवस्था हुआ करती थी। और केंद्रीय शासन व्यवस्था होता था वो सबसे बड़ा पूरे नियंत्रण करता होता था। फिर इसके बाद जो होती थी प्रशासनिक व्यवस्था में, जो दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी और वो हुआ करती थी सूबा। सूबा का मतलब होता है प्रांतीय स्तर या राज्य स्तर पर हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी राज्य स्तर पर हुआ करती थी, और सूबा बोलते थे। और सूबे का जो मालिक होता था, जो प्रांतीय स्तर का जो मालिक हुआ करता था, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, उसे कहते थे सूबेदार या नाजिम। प्रादेशिक लेवल का या राज्य स्तर का या प्रांतीय स्तर का जो होता था उसे क्या कहते थे सूबा, उसे क्या कहते थे सूबा कहते थे। और सूबा का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो सूबेदार या नाजिम हुआ करता था। कौन हुआ करता था नाजिम। और वो पूरे प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और जिसका नियंत्रण करता सूबेदार या नाजिम कहलाता था। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में के दौरान 15 प्रांत थे, यानी 15 सूबे थे। कितने थे 15 सूबे थे अकबर के शासन में। इनमें से 12 प्रांत सूबे उत्तरी भारत में तथा 3 दक्षिणी भारत में। अकबर काल के शासन में कितने प्रांत थे या कितने सूबे थे 15 थे, और जिसमें 12 तो उत्तरी भारत में थे, 12 तो कितने थे उत्तरी भारत में थे, और 3 जो सूबे थे वो दक्षिणी भारत में थे। इसमें थे दक्षिण भारत। इसी तरीके से 15 सूबे हुआ करते थे। प्रादेशिक लेवल पर कितने सूबे हुआ करते 15, और इन सूबों के जो प्रशासनिक स्तर का अधिकारी होता था उसको कहते थे सूबेदार या नाजिम। क्या कहा करते थे सूबेदार या नाजिम कहा करते थे। और इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी सम्राट के द्वारा। सूबेदार की सहायता हेतु, सूबेदार की सहायता हेतु यानी प्रशासनिक सहायता हेतु 2 प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। एक हुआ करता था दीवान और एक हुआ करता था बख्शी। सूबेदार या नाजिम और इनके लिए जो प्रशासनिक सहायता करने वाले 2 प्रशासनिक अधिकारी होते थे, और जिनको कहते थे प्रांतीय स्तर पर दीवान या बख्शी कहा करते थे। दीवान या क्या करते थे बख्शी कहा करते थे। और सूबे के बाद इस तरीके से ये प्रांतीय स्तर की हुआ करती थी। ये कौन से स्तर की हुआ करती थी प्रांतीय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। इसके बाद फिर आता है जो तीसरा स्तर था वो था जिला स्तर। तीसरा स्तर कौन सा था जिला स्तर। और जिला स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसको बोलते थे सरकार। उसे क्या बोलते थे सरकार। और जो सरकार का जो प्रमुख होता था वो जिला लेवल उसको क्या बोलते थे फौजदार। जिले का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे फौजदार। यानी इस तरीके से केंद्रीय स्तर से प्रांतीय स्तर से और जिला स्तर से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। केंद्रीय स्तर पर जो होता था प्रमुख शहंशाह हुआ करता था, और जो प्रांतीय स्तर पर जिसे सूबा कहते हैं
वो कौन हुआ करता था? सूबेदार या नाजिम होता था। और जो जिला स्तर पर बढ़ाया गया था उसे सरकार कहते हैं मुगल काल में। और जो जिला स्तर का जो प्रशासनिक होता था वो फौजदार हुआ करता था। वो कौन हुआ करता था? फौजदार हुआ करता था। इसी तरीके से ये बढ़ गया। अब जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर राजा को या शहंशाह को जो प्रशासनिक सहयोग करने वाले होते थे, वजीर, दीवान, मुशर्रिफ, मुस्तबी, मीर बख्शी, उलेमा और काजा, ये हो गए। इसी तरीके से प्रांतीय स्तर पर यानी सूबे स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो सूबेदार या नाजिम हुआ करता था। और इसको लिए सहायता करने वाले कौन होते थे? दीवान और बख्शी, दीवान और बख्शी। और फिर इसी तरीके से जिला स्तर पर होता था, जिला स्तर को कहते थे मुगल काल में सरकार। और इसका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? फौजदार। उसे क्या कहा करते थे? फौजदार कहा करते थे। और फौजदार के लिए प्रशासनिक सहयोग करने के लिए 3 पदाधिकारी और होते थे। कितने अधिकारी हुआ करते थे? 3 अधिकारी, जिनके पास अमीर हुआ करता था। और अमीर को बोलते थे राजस्व अधिकारी। अमीर होता था और उस अमीर को क्या बोलते थे? राजस्व अधिकारी। और जो इसके साथ एक होता था वित्तिकची, और वित्तिकची होता था राजस्व कागजात। और जो वित्तिकची हुआ करता था राजस्व कागजात तथा खजानदार, तथा कौन होता था? खजानदार। इनकी नियुक्ति करते थे। सरकार को परगना में विभाजित किया है। इसीलिए देखिए जिले को क्या कहते थे मुगल काल में? सरकार। और इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? फौजदार। उसका जो जिले का प्रमुख हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? फौजदार। और फौजदार के लिए प्रशासनिक सहायता करने वाले 3 अन्य और पदाधिकारी हुआ करते थे। कितने और पदाधिकारी नियुक्त हुआ करते थे? 3। और इन अधिकारियों को क्या कहते थे? अमीर, वित्तिकची, खजाना। 3 इसका सहयोग करने के लिए हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये हो गया तीसरे नंबर पर यानी जिला स्तर। फिर जिला स्तर के बाद फिर एक और हुआ करता था तहसील स्तर पर। एक और कौन हुआ करता था? तहसील स्तर पर हुआ करता था। और इसको बोलते थे परगना। मुगल काल में क्या बोलते थे? तहसील स्तर के अधिकारी को परगना। उसको क्या बोलते थे? परगना। और परगना में जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? सिकदार। जो परगना का जो प्रमुख हुआ करता था उसे क्या कहते थे? सिकदार। और सिकदार का सहयोग करने के लिए 2 अधिकारी हुआ करते थे। सिकदार का सहयोग करने के लिए 2 अधिकारी और नियुक्त हुआ करते थे। और उन जो 2 अधिकारी हुआ करते थे उनको कहते थे कानूनगो और पटवारी। उनको क्या कहा करते थे? कानूनगो और पटवारी। इसी तरीके से कानूनगो के ये 2 सहयोग होते थे। तो इसी तरीके से फिर ये जो चौथा स्तर पर होता था तहसील स्तर पर ये परगना हुआ करता। और जो परगना का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो सिकदार कहलाता था। वो क्या कहलाता? सिकदार। और सिकदार के लिए सहयोग करने वाले 2 अधिकारी हुआ करते थे और उनको कहते थे कानूनगो और पटवारी। इसके बाद अंतिम जो कड़ी होती थी प्रशासनिक स्तर की वो हुआ करती थी ग्रामीण स्तर की। क्योंकि तहसील के बाद फिर क्या था? ग्रामीण। और जो ग्रामीण स्तर की हुआ करती थी उसमें ग्रामीण स्तर की जो व्यवस्था थी उसको कहते थे मामला या नंगला, या मामला या नंगला कहा करते थे। और जो इस तरीके से ग्रामीण स्तर का जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे एक तो हुआ करता था पटवारी, एक होता था चौधरी तथा चौकीदार। कौन हुआ करता था? चौकीदार। इस तरीके से ये हुआ करते थे प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा, तो परगना अधिकारी को सिकदार कहते हैं। सिकदार के अधीन कानून को तथा पटवारी कार्य करते थे। परगना के अधीन कुछ गांव हुआ करते थे। परगना के अधीन कुछ गांव हुआ करते थे और कुछ गांव हुआ करते थे। और अकबर के शासन काल के दौरान एक सूबे में 22 सरकार, कितनी सरकार हुआ करती थी? 22 सरकार शामिल होती थी। एक परगना में कितनी सरकार हुआ करती थी? 22। सिकदार के अधीन कानून को पटवारी करते थे और
पटवारी कार्यालय रहते थे 22 सरकार है कि नहीं, कितनी सरकार थी? 22 सरकार थी। अकबर के शासन के दौरान एक सूबे में एक प्रांत में कितने जिला हुआ करते थे? 22, यानी एक सूबा में 22 परगना हुआ करते थे अकबर के समय में। और एक परगने में 22 टप्पा, और कितने होते थे? 22 टप्पा, और एक टप्पे में 22 गांव शामिल हुआ करते थे। एक परगना में कितने टप्पा हुआ करते थे? 22, और एक टप्पे में कितने गांव शामिल होते थे? 22। गांव को मावाडा, गांव को क्या बोलते थे? मावाडा, नंगला कहा जाता है। और गांव की देखभाल हेतु मुकद्दम, लगान वसूल हेतु पटवारी तथा झगड़ों को निपटाने हेतु चौधरी हुआ करते थे। मुकद्दम एवं चौधरी हुआ करते थे। इसी तरीके से प्रशासनिक कार्यों के संपूर्ण तो राज्याध्यक्ष को निम्न स्तर तक पहुंचाने के लिए सल्तनत काल में दीवान ए इंसा हुआ करता था। कौन हुआ करता था? दीवान ए इंसा हुआ करता था। दीवान ए इंसा हुआ करता था। ये सल्तनत काल में दीवान ए इंसा नामक विभाग स्थापित हो चुका था। तदापि मुगल प्रशासन में कागजी कार्यों का महत्व अधिक बढ़ गया था। मुगल शासन था, उसमें कागजी को ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। इसके अलावा कागजी कार्यों में महत्व, बाकिया नवीस किसी भी घटना का वर्णन लिखा करता था। बाकिया नवीस किसी भी घटना का वर्णन लिखता था। दार उल इंसा नामक विभाग मुगल बादशाहों के आदेश या फरमान को सुरक्षित रखने का कार्य करता था। यानी मुगल काल में दारुल उल इंसा नामक विभाग मुगल शासन व्यवस्था, बादशाहों के आदेश को या फरमान को सुरक्षित रखता था। इसी तरह मुगल शासन के बहुत से अध्ययन में अपनी लिखित सामग्री आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। इसी तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी। और फारसी शब्द मनसब का अर्थ है रखना या निश्चित करना, है कि नहीं? मनसब का अर्थ है रखना या निश्चित करना। वस्तुतः मनसबदारी शाही सेवा में कार्यरत अधिकारियों को हरकारों या पैदल सैनिकों को छोड़ करके पद प्रतिष्ठा अधिकार स्पष्ट करने वाली प्रथा थी। सामान्यतः 20 से 5,000 तक की मनसबदारी, 20 से 5,000 तक की मनसबदारी के होदे कार्मिकों को प्रदान किए जाते थे। इसी तरीके से वेतन का विभाग दीवान ए तन कहलाता। वेतन का विभाग कौन सा कहलाता? दीवान ए। तनख्वाह शब्द मुगल काल की ही देन है। जो तनख्वाह शब्द है ये किसकी देन है? मुगल काल की ही देन है। तन अर्थात शरीर और ख्वा अर्थात जरूरत या चाहने वाला। तन यानी शरीर और ख्वा का अर्थात चाहने वाला। नगद वेतन के अतिरिक्त कुछ सरकारी नौकरों को जागीर भी प्रदान की जाती थी। मुगल काल में वेतन का जो विभाग हुआ करता था वो दीवान के तन कहलाता था। और तन का शब्द मुगल काल की ही देन है। तन अर्थात शरीर और खा का मतलब होता है जरूरत या चाहने वाला। और नगद वेतन के अतिरिक्त सरकारी नौकरों को कुछ जागीरें प्रदान की जाती थी। कौन से समय में? मुगल काल के समय में अर्थात। और फारसी में जागीर का अर्थ है अर्थात जगह या गीर। मुगल काल में फारसी का अर्थ होता है जागीर का अर्थ है जा अर्थात जगह तथा गीर अर्थात गिरफ्त। यहाँ स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि राजाओं द्वारा जागीर देने का तात्पर्य उस गांव या परगने की भूमि का लगान वसूली का अधिकार होता था। परगना या गांव की वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ करता था, जो दूर दराज के क्षेत्रों को दी जाती थी। जो किसको दी जाती थी? दूर दराज के क्षेत्रों को दी जाती थी। अच्छा, फिर आगे देखिए अकबर के मंत्री, अकबर के जो अर्थमंत्री टोडरमल ने, अकबर के अर्थमंत्री टोडरमल ने भूमि को 4 भागों में बांटा था। भूमि को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था अकबर के मंत्री।
अब आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने भूमि को 4 भागों में बांटा, और वो भूमि के जो 4 भाग थे वो कौन कौन से थे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तो शुद्ध शास्त्री का प्रश्न होगा। अब आगे देखिए शासन की भूमिका। अकबर का अकबर के अर्थमंत्री राजा टोडरमल ने अर्थमंत्री टोडरमल ने भूमि को 4 भागों में बांटा था। यानी भूमि का विभाजन, कितने भागों में था? 4 भागों में। उन्होंने जो भूमि का विभाजन किया था वो 4 भागों में किया था। पोलज यानी बोई जाने वाली फसल की श्रेष्ठ भूमि। एक तो कौन सी थी? पोलज। अर्थात पोलज किसको कहते थे? पोलज। और पोलज कौन सी होती थी? प्रतिवर्ष बोई जाने वाली फसल को श्रेष्ठ भूमि यानी अच्छी भूमि, श्रेष्ठ भूमि, श्रेष्ठ भूमि। पहली तो ये थी। दूसरी कौन सी थी? ये देखो, जो दूसरी भूमि थी वो थी पड़ोती या पड़ोती। दूसरी भूमि कौन सी वहां पर थी? पड़ोती यानी 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ देने वाली भूमि। 1 या 2 वर्ष के लिए छोड़ दी जाने वाली भूमि। 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़े जाने वाली भूमि। 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़े जाने वाली भूमि, उसको बोलते थे पड़ती भूमि। उसको कौन सी भूमि बोलते थे? पड़ोती या पड़ती भूमि। एक होती है छज्जर। एक कौन सी हुआ करती थी? छज्जर। छज्जर। और ये जो भूमि हुआ करती थी 3 या 4 वर्ष तक खाली रहने वाली भूमि। 3 या 4 वर्ष खाली छोड़े जाने वाली भूमि। खाली छोड़े जाने वाली भूमि। और जो चौथी भूमि हुआ करती थी वो उस भूमि को बंजर भूमि, उसको चौथी कौन सी कहते थे? बंजर भूमि। अर्थात ये कैसी बंजर भूमि हुआ करती थी? देखिए, स्थायी रूप से बेकार भूमि थी। ये कैसी भूमि थी? स्थायी रूप से खाली छोड़े जाने वाली भूमि। इस तरीके की अकबर के काल में 4 तरीके की भूमि हुआ करती थी। और इस भूमि का जो विभाजन किया था वो उसने किया था? राजा टोडरमल ने। इसके तरीके से ये भूमि हुआ करती थी। आगे देखिए, भू राजस्व निर्धारण पैमाइश से करने को जब्ती या नकदी। आगे देखिए, ये तरीके की भूमि हो गई। अब आगे देखिए भूमि पैमाइश करने वाली।
भूमि पैमाइश करने वाली क्या देगी, ये बताइए मेरा टोटल नंबर, इसमें बताइए टोटल नंबर। आगे देखिए, अच्छा, जो भू राजस्व का निर्धारण पैमाइश करने को जब्ती या नकदी बिना पैमाइश को नष्ट, जो भू राजस्व का निर्धारण पैमाइश करने को जब्ती, भूमि की पैमाइश से करने को, पैमाइश निर्धारित करने को, भूमि की निर्धारित पैमाइश को जब्ती क्या कहा जाता था, जब्ती या नकदी, जब्ती या जब्ती या नकदी बिना पैमाइश को, और बिना पैमाइश को नष्ट या कनकुत पैमाइश या कनकुत तथा फसल का किसान तथा राज्य के बंटवारे को गल्ला बख्शी कहा जाता है। और फसल का किसान एवं राज्य के बंटवारे, फसल के फसल का किसान एवं राज्यों के बंटवारे को गल्ला बख्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, गल्ला बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गल्ला बख्शी कहा जाता था, ये भूमि के पैमाइश उसको। आगे देखिए, मुगल काल में शिक्षा का प्रसार होने लगा और विद्यार्थी को काबिल की डिग्री या प्रमाण पत्र दिए जाते थे। ज़्यादातर जो विद्यार्थी थे उनको तर्क शास्त्र के विद्यार्थी को फाजिल, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी को आलिम, धार्मिक शिक्षा वाले विद्यार्थी को क्या कहते थे, आलिम, उसको क्या कहते थे, आलिम। और साहित्य के विद्यार्थी को काबिल के डिग्री या प्रमाण पत्र दिए जाते थे। देखो मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था, अब आती है मुगल काल की शिक्षा व्यवस्था। देखिए मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था, उस समय किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। देखिए मुगल काल में जो शिक्षा होती थी, तर्कशास्त्र के विद्यार्थी को फाजिल, तर्कशास्त्र के विद्यार्थी को फाजिल, क्या कहते थे, फाजिल का, और है कि नहीं, और धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी को, और धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी को, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी को आलिम, आलिम, ये मुगल काल की शिक्षा व्यवस्था का है। और साहित्य के विद्यार्थी को, तीसरा साहित्य
के विद्यार्थी काबिल काबिल या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। काबिल या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, है कि इस तरीके से ये मुगल कालीन था। अब इसी तरीके से इस तरीके से मुगल शासन है। अब देखिए मुगल प्रशासन की निम्न विशेषताएं। अब देखिए मुगल का प्रशासन की विशेषताएं, मुगल कालीन प्रशासन की विशेषता। अब देखिए मुगल काल प्रशासन की विशेषता। मुगल की विशेषता अब देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 पहली तो थी प्रशासन में कठोर कानूनों का समावेश, यानी कानूनों में कठोर प्रशासन में कठोर कानूनों का समावेश। हाँ, ये कि मुगल काल के अंदर के जो कानून थे वो कैसे थे, कठोर हुआ करते थे। मुगल काल के अंदर जो कानून हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, कठोर। और आधुनिक फाइल एवं रिकॉर्ड व्यवस्था। और दूसरा आधुनिक फाइल एवं रिकॉर्ड व्यवस्था। देखिए मुगल कालीन शासन में जो आपका रिकॉर्ड रखते हैं ये मुगल काल की देन है। जैसे आधुनिक काल के समय में फाइलें रखी जाती है, रिकॉर्ड रखा जाता है, ये व्यवस्था मुगल काल में शुरू हुई थी। आधुनिक काल में, मुगल काल में हर चीज की फाइल हुआ करती थी, जो निर्णय लिए जाते थे वो फाइल हुआ करती थी। इसी तरीके जो तीसरा था विशाल एवं सुसंगठित। तीसरा क्या था, विशाल, तो पूरी शासन व्यवस्था केंद्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक हुआ करती थी, तो वो विशाल था क्योंकि शासन व्यवस्था का कई जगह स्तर था, केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जिसको सूबा कहा करते थे, जिला स्तर पर जिसको सरखा किया करता था, तहसील स्तर पर जिसे परगना कहा करते थे, ग्रामीण स्तर पर जिसको मावडाह हुआ करते थे। इसी तरीके से ऊपर से लेकर के उच्च स्तर से लेकर के और निम्न स्तर तक यानी ग्रामीण स्तर तक एक पूरा प्रशासनिक तंत्र हुआ करता था। इसीलिए जो प्रशासन जो तंत्र हुआ करता था विशाल एवं प्रशासन के अंदर विशाल एवं संगठित कार्मिक कर्मचारी तंत्र, कर्मचारी तंत्र ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा प्रशासनिक ढांचा था। ऊपर से लेकर के ऊपर केंद्र स्तर पर संस्था हुआ करता था, प्रांतीय स्तर पर सूबेदार हुआ करता था, जिला लेवल पर फौजदार हुआ करता था, परगना स्तर पर यानी तहसील स्तर पर सिकदार हुआ करता था, और ग्रामीण स्तर पर तो पटवारी, मुत्तबी, चौधरी ये हुआ करते थे। तो पूरा प्रशासन हुआ, पटवारी कानून हो। आगे देखिए इसी तरीके से सैनिक प्रशासन की छाप। चौथी कौन सी थी, जो चौथी है वो है सैनिक प्रशासन की छाप। सैनिक प्रशासन की छाप। पांचवा था वो कौन सा था, धार्मिक कल्पना का प्रभाव। धार्मिक कल्पना का प्रभाव ये था धार्मिक कल्पना, क्योंकि उस जो मुगल काल था ये धार्मिक व्यवस्था पर आधारित था।
धर्म को के आधार पर हर चीज को धर्म को इस पर तोड़ते थे, इसलिए धार्मिक कल्पना उस पर प्रभाव था। किस पर? प्रशासन पर, प्रशासनिक लक्षण थे। इसी तरीके से संचार एवं परिवहन व्यवस्था, संचार एवं परिवहन व्यवस्था ये मुगल काल के लक्षण है, विशेषताएं। मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़, प्रशासन में विषय विशेषज्ञ, एक प्रशासन में विषय विशेषज्ञों का प्रभाव था। प्रशासन में विषय विशेषज्ञों विषय विशेषज्ञों का प्रभुत्व, हर विषय विशेषज्ञ हुआ करते, उनका वर्चस्व था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था जो कि हर क्षेत्र के अच्छे अच्छे एक्सपर्ट थे, उनका पूरा प्रशासन। इसी के तरीके से सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था, अगली जो होता है वो आता है सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था। सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था जो हमें उसमें राजस्व व्यवस्था पर चर्चा आगे कर चुके हैं, सुव्यवस्थित थी। और शिक्षा में डिग्री या प्रमाण पत्र व्यवस्था, और शिक्षा में डिग्री या प्रमाण पत्र व्यवस्था थी, डिग्री या प्रमाण पत्र व्यवस्था थी। इसी तरीके से ये मुगल कालीन शासन व्यवस्था के लक्षण थे, क्योंकि इसके बारे में हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं कि मुगल काल के समय में जो शिक्षा व्यवस्था हुआ करती वो तीन हुआ करती। एक तो तर्क दर्शन के विद्यार्थी को क्या कहते थे? हाजी। धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी को आलिम, और साहित्य के विद्यार्थी को काबिल। इसी तरीके से मुगल काल में भी, और यहीं पर ये आपका मुगल कालीन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। अगले जो हम वीडियो में आपसे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था। फिर ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था की बात करेंगे आपके बाद आधुनिक जो वर्तमान में यानी स्वतंत्रता के बाद शासन व्यवस्था के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।